Good evening, all of you. Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो एक बार आप कंफर्म कर दें, सबको ठीक आ रहा है। पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है सभी कोर्सेज में, टेलीग्राम पे, यूट्यूब में, फेसबुक में। पीडीएफ मैं अभी शेयर कर रहा था क्लास की, वो सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा दिया है मैंने। ऐप के ऊपर भी ब्रॉडकास्ट मैसेज में डाल दिया है, तो पीडीएफ आप निकाल लीजिएगा आज के लेक्चर का। ठीक है। तो करंट अपडेशन का आज एक लेक्चर हम और कवर कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, करंट अफेयर टाइम टाइम पे अपडेट होता जाएगा। लास्ट टाइम 20 अगस्त तक हमने पढ़ाया था, उसके बाद 2 लेक्चर उनकी पीडीएफ अभी दे दिए, 1 लेक्चर आज हो जाएगा। कल मैंने 100 के अराउंड क्वेश्चन भी शेयर किए थे करंट अफेयर के। तो 10 तारीख से देखें अगर, तो इधर 3 क्लासेस करंट अफेयर की, आज तीसरी क्लास हो जाएगी। एक क्लास हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कराई है और पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड कर दिए हैं, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी को। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कल मैंने एक पीडीएफ आपको क्वेश्चन के लिए भी शेयर कर दिया था। ठीक है, टॉपिक शुरू करें। कल से जो हमारा देखो हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, तो बीच में हमने कुछ लेक्चर करंट के अपडेट कर दिए। ऐसे टाइम टाइम पे करंट अफेयर आता रहेगा। यूट्यूब पे डेली टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है करंट अपडेशन को लेकर। 2-3 महीने का डाटा जब इकट्ठा होगा, हर 2-3 महीने में करंट अपडेशन टाइम टाइम पे चलता रहेगा। तो करंट की आज ये क्लास है, उसके बाद आपका कल हिस्ट्री कंटिन्यू होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हिस्ट्री चल रहा था आप लोगों का, जो लाइव क्लास चल रही थी हिस्ट्री में, गांधीयन एरा कल से स्टार्ट होना है। हिस्ट्री हम लोग एंशिएंट पढ़ चुके हैं, मेडिवल पढ़ चुके हैं, क्योंकि आरओ में भी आएगा, सीएसआईआर में भी आएगा, पीसीएस में भी आना है, सब एग्जाम के लिए कॉमन है। तो हिस्ट्री वाली जो क्लास हमारी चल रही थी, गांधीयन फेज तक हम पहुंच चुके थे। गांधीयन फेज कल 6:30 PM से कंटिन्यू हो जाएगा। तो हिस्ट्री की कुछ क्लासेस हो जाएंगी, करंट फिर उसके बाद हम कवर करेंगे। और तो करंट मैंने बताया टाइम टाइम पे क्लासेस चलती रहेंगी, और जो भी आरोहण पे बैचेस चल रहे हैं उनमें क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। तो अभी फिलहाल करंट अफेयर आज हम ये लास्ट क्लास करेंगे, हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद करंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 20 तारीख 21 तारीख दोनों दिन क्लास देखेंगे। हिस्ट्री की क्लास शो कर रहा होगा लाइव में 6:30 PM आरोहण एजुकेशन में जो बैचेस में चल रही है क्लास हिस्ट्री। गांधीयन फेज कल से स्टार्ट होगा, 20 तारीख को भी गांधीयन फेज चलेगा, 21 को भी हिस्ट्री होना है 6:30 PM लाइव। करंट अपडेशन वगैरह जो बीच में हम कर रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी एग्जाम है, सीजीपीडीएम का भी एग्जाम है, ईएस के लिए भी, सब एग्जाम के लिए करंट अफेयर कॉमन था, तो कुछ क्लासेस कवर कर ली हैं। हिस्ट्री वगैरह जब कंप्लीट हो जाएगा फिर से हम करंट अफेयर शुरू करेंगे। टाइम टाइम पे करंट की क्लासेस आती रहेंगी, डेली आपको यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डेली डेली यूट्यूब पे करंट अफेयर सर्च करते रहते हो और लोग व्यू के चक्कर में उसको बना रहे हैं, जरूरत नहीं है। करंट अफेयर 2-3 महीने में ही डाटा इकट्ठा होता है। तो टाइम टाइम पे जैसे मैं लेक्चर ऐड करता रहूंगा, पीडीएफ आपको देता रहूंगा, काफी कवरेज उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें से इतना कंटेंट ऑलरेडी है, करंट अफेयर जितना कराया है उतना कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, कि उतना ही आप पूरा कर ले उतना बहुत है। किसी भी एग्जाम के लिए आप देखेंगे इतना पीडीएफ मैंने दे रखे, इतना कंटेंट अवेलेबल कराया है कि उतना ही हो जाए तो बहुत है। ठीक है, शुरू करें टॉपिक। ये कुछ पॉइंट मैंने इसमें से रेडी किए हैं। देखो, जो एशियन गेम्स हुए थे मैंने उसमें आपको बताया था इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर कौन थे। तो उसमें 2 सेरेमनी होती हैं जब भी इवेंट होता है, ओलंपिक हो चाहे एशियन गेम्स हो, हर 4 साल में होते हैं। एक होती है इसकी ओपनिंग सेरेमनी, एक होती है क्लोजिंग सेरेमनी, एक होती है ओपनिंग सेरेमनी, एक होती है क्लोजिंग सेरेमनी। जो नए बच्चे हैं मैं एक बार फिर से उनको बता दूं तरीका क्या है जीके करंट अफेयर को पढ़ने का। जीके करंट अफेयर को पढ़ने का क्या तरीका है मैं फिर से एक बार बता दूं। जीके करंट अफेयर एक बार हमने सब सारे टॉपिक पढ़ा दिए, स्टैटिक पार्ट जो है पूरा पढ़ा दिया। नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं, यूनाइटेड नेशन क्या होता है, स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें हैं। जीके करंट अफेयर का फोल्डर आरोहण पर आप देखेंगे, जिस भी बैच कोर्स में जीके करंट अफेयर अवेलेबल है, लाइन से सब लेक्चर आपको मिल जाएंगे। यूनेस्को के बारे में, साइंस टेक के बारे में, डिफेंस के बारे में
काफी सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, नीति आयोग, जीएसटी, ये सब पढ़ाया है, ठीक है। अब करना क्या है, टाइम टाइम पे जो करंट की क्लासेस आएंगी उनमें अपडेशन करना है हमें। अब जैसे मैंने आपको नोबेल प्राइजेस पढ़ा रखा है, तो नोबेल प्राइजेस का बैकग्राउंड एक बार पढ़ा चुका हूं, अब उसमें करंट अपडेशन आएगा। जैसे मान लो 24 में कोई बच्चा पेपर देगा, तो 24 में उसको उसमें सिर्फ नोबेल प्राइज नए किसको मिले हैं, अपडेट ही तो करना है। जो स्टैटिक बैकग्राउंड में पढ़ा चुका हूं वो तो बार बार अपडेट नहीं होगा ना, वो तो वही रहना है। तो इसलिए जो भी नए बच्चे हैं, जीके करंट अफेयर वाला जो कोर्स आपका है, जो जिस भी बैच कोर्स का वो पार्ट है, इंडिविजुअल भी आरोहन पे अवेलेबल है, बैच कोर्सेज में भी कराया गया है, जिसके भी सिलेबस का है। तो जीके करंट अफेयर सीक्वेंस में कवर करते चलेंगे, और करंट की भी क्लासेस में पड़ी हुई हैं, बैकग्राउंड वगैरह बताए हुए हैं, उसी के अपडेशन आते जाएंगे। करंट में हमें सिर्फ ये करना है, अपडेशन करते जाना है। तो 3-3, 4-4 क्लास भी होंगी, उसमें कवरेज बहुत हो जाएगा। अब बार बार आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि हर क्लास में यूनाइटेड नेशन फिर से रिपीट करेंगे, यूनेस्को आया टॉपिक तो फिर से पूरा यूनेस्को पढ़ाना शुरू करेंगे। तो जो बैकग्राउंड पढ़ा चुका हूँ, कश्मीर, चाइना, ये सब बता चुका हूँ। टाइम टाइम पे अपडेशन आता रहेगा। करंट को पढ़ने का तरीका यही है, बैकग्राउंड अगर आपको पता है तो सिर्फ करंट में अपडेशन होता है बस, बैकग्राउंड तो नहीं बदलने वाला, वो वही रहेगा, सिर्फ अपडेशन करते चलना है, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी एशियन गेम में भी ये 2 इवेंट जब स्टार्टिंग हुई, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एशियन गेम में फ्लैग बियरर, वो क्लोजिंग सेरेमनी थी जिसमें पीआर श्रीजेश, पिछली क्लास में बताया था एशियन गेम में फ्लैग बियरर पीआर श्रीजेश, वो क्लोजिंग सेरेमनी की बात थी। फिर एक बच्चे ने लिखा मैसेज में कि सर हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहेन वो थे, वो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है वो पॉइंट आपका। तो फ्लैग सेरेमनी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन वगैरह कई मेडल पहले भी जीती हैं, क्या इवेंट खेलती हैं, कहाँ की हैं, सब स्पोर्ट्स में पढ़ा रखा है। तो बैकग्राउंड जो है स्पोर्ट्स का वो सब पढ़ाया हुआ है, यहाँ सिर्फ अपडेशन हमें देखना है। तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ये इंडियाज फ्लैग बियरर हैं एशियन गेम में, ओपनिंग जब हुई थी, और क्लोजिंग के टाइम पे पीआर श्रीजेश फ्लैग बियरर थे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया, सर इलेक्शन कमीशन में आइकन के लिए जो सम्मानित किया गया सचिन तेंदुलकर, आपने बताया सचिन तेंदुलकर के अलावा और भी कई लोग नेशनल आइकन बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ने। जैसे अभी 5 स्टेट के जो इलेक्शन हुए, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, उसमें राजकुमार राव को भी नेशनल आइकन बनाया गया। तो एक बच्चे ने लिखा कि सर राजकुमार राव भी बने हैं, बिल्कुल सही बात है, वही बने हैं, और भी लोग हैं, आमिर खान भी हैं, महेंद्र सिंह धोनी, और भी लोग हैं, पर 2 नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सचिन तेंदुलकर, राजकुमार राव। सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया है इलेक्शन कमीशन ने, और राजकुमार राव को अभी जो 5 राज्यों को चुनाव होने थे और नेक्स्ट ईयर जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसके लिए भी नेशनल आइकन राजकुमार राव भी हैं। तो सारे ऑप्शन इकट्ठे नहीं दे देगा, कोई एक ऑप्शन आएगा। तो राजकुमार राव अगर ऑप्शन आ जाए ये बात भी ठीक है, नेशनल आइकन इनको भी 5 स्टेट के चुनाव अभी जो हुए हैं उसमें, और 2024 के लोकसभा के लिए इनको भी चुना गया है, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था खोंगतांग जो विलेज है मेघालय में, ईस्ट खासी हिल्स, उसको बेस्ट विलेज, बेस्ट टूरिस्ट विलेज डिक्लेयर किया गया। वो जो टूरिज्म मंत्रालय है उसके द्वारा किया गया है, जो टूरिज्म मंत्रालय है, टूरिज्म मंत्रालय ने सम्मानित किया है खोंगतोंग को, जो मेघालय का गांव है, बेस्ट टूरिज्म विलेज, वो हमारे अपने मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पर क्या इंटरनेशनल संस्था जो है यूनाइटेड नेशन की, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसने भी किसी को सम्मानित किया है? एक दूसरा गांव है धौरडो, दोनों ये भी बेस्ट विलेज डिक्लेयर किया गया है, पर इसको डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल संस्था, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दोनों अलग क्वेश्चन है। टूरिज्म मंत्रालय के द्वारा टूरिज्म डे पे सम्मानित किया गया है मेघालय के खोंगतोंग को, और यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है कच्छ जिले का धौरडो विलेज, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा धौरडो विलेज, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, इसको भी सम्मान मिला है बेस्ट विलेज को लेकर। तो दोनों क्वेश्चन में ध्यान देना है कि टूरिज्म मंत्रालय की बात हो रही है या फिर इंटरनेशनल अवार्ड की बात हो रही है। टूरिज्म वाले की मंत्रालय की बात आ जाए तो खोंगतोंग मेघालय, इंटरनेशनल अवार्ड की बात आ जाए तो धौरडो, दोनों को ही टूरिज्म विलेज के लिए मिला है। 2 अवार्ड मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, एक बार मैं आपको बता दूं। जो फर्स्ट पीडीएफ है उसमें आप देखोगे दोनों मैंने बता रखे हैं डिटेल में। फर्स्ट पीडीएफ जो है उसके वीडियो वगैरह देखोगे, दोनों बताया हुआ था। एक अवार्ड मैंने आपको बताया था गांधी पीस प्राइज, एक अवार्ड मैंने आपको बताया था गांधी पीस प्राइज, और एक मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज।
ये 2 सम्मान, इंदिरा गांधी पीस प्राइज या गांधी पीस प्राइज, ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है, उनके नाम पर, और ये इंदिरा गांधी के नाम पर। ये दोनों ही अवार्ड पीस के लिए देते हैं। किसको देते हैं? कोई इंडियन सिटीजन हो या बाहरी हो, दोनों को दे सकते हैं। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिसको दिया जाए। ये गांधी पीस प्राइज या इंदिरा गांधी पीस प्राइज दोनों अलग अलग अवार्ड हैं। ये दोनों ही अवार्ड इंडियन सिटीजन या इंस्टीट्यूट या फॉरेन सिटीजन या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट जो पीसफुल तरीकों पर चलकर कोई काम कर रहा हो, पीस के रास्ते को चुना हो, जिसने ऐसा कुछ काम किया हो शांति के लिए, तभी अवार्ड दिया जाता है गांधी पीस प्राइज। दूसरा है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट के नाम से भी जानते हैं इसको। इंदिरा गांधी प्राइज, पीस प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट अगर वर्ड यूज करे तो भी यही अवार्ड है। तो ये अवार्ड हर साल दिया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे मान लो 2021 के लिए 2023 में दिया जा सकता है, जैसे 20 के लिए दिया गया, 21 के लिए दिया गया। ऐसा नहीं है कि 21 के लिए अवार्ड देना है तो 21 में ही देना है, 1-2 साल के गैप के बाद भी दे सकते हैं। तो 20 के लिए दिया था 23 में, 21 के लिए अभी दिया, तो उसी साल अवार्ड दे दे, ऐसा नहीं है। तो कई बार आप ईयर में और जिस साल अवार्ड दिया जाता है उसमें अंतर पाते हैं। ठीक है, तो गांधी पीस प्राइज और इंदिरा गांधी पीस प्राइज दोनों अलग अलग हैं। पिछले लेक्चर, स्टार्टिंग में जब लेक्चर मैंने कराए थे उसमें 2022 वगैरह में जब दिया गया था तो मैंने दोनों अपडेट करा दिए थे। अब नया अवार्ड आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन है। नया अवार्ड भी अब आ चुका है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज तो गीता प्रेस को मिला है। गांधी पीस प्राइज जो मैंने पिछली बार क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे करंट अफेयर के, आपको गांधी पीस प्राइज मैंने बताया था गीता प्रेस। यहाँ नोट्स में अपडेट भी कर दिया है मैंने, नोट्स में अपडेट भी कर दिया है। अभी 2-3 दिन पहले इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी दे दिया गया, अब ये भी अवार्ड मिल गया है। तो अभी जल्दी का है, तो भले सीजीपीटीएम में नहीं पूछे, हो सकता है जनवरी फरवरी में जो एग्जाम होंगे उसमें क्वेश्चन बन जाएगा। यूपीएससी में तो बनता ही है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज आता है क्वेश्चन। तो अपडेशन में करता जा रहा हूं। देखो, अवार्ड का नाम है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। इसको शॉर्ट में इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी कह देते हैं। ये ज्वाइंटली अब इजराइल फिलिस्तीन का जो इतना मेजर इशू चल रहा है, इतना वायलेंस वगैरह चल रहा है, वहां पर शांति के लिए जो काम हो रहा है उसके लिए दिया गया है। तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पूछता है। तो इजराइल फिलिस्तीन जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पर नॉन वायलेंट तरीके से काम किया जा रहा है कि कैसे इशू को रिजॉल्व कर सके। तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023 ये दिया गया डेनियल बैरनबॉइम और अली अबू अवद। किसको दिया गया है? डेनियल बैरनबॉइम, अली अबू अवद। अब पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, डेनियल अली याद कर लो ऐसे, डेनियल अली। किसके लिए दिया जा रहा है? इजराइल फिलिस्तीन वगैरह का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है शांति के प्रयासों के लिए। और गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया है? गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस को, गीता प्रेस गोरखपुर। गांधी पीस प्राइज की शुरुआत कब हुई थी? ये तो पिछली पीडीएफ में भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ाए थे, उसमें बता रखा है बैकग्राउंड सब। गांधी पीस प्राइज कौन संस्था देती है, क्यों देते हैं, कितना प्राइस मनी होता है, पिछली बार जब गांधी पीस प्राइज पढ़ाए थे उसमें ये सब बैकग्राउंड बता रखा है। ऐड मैंने यहाँ भी कर दिया है, वैसे फर्स्ट पीडीएफ में भी दे रखा है ये सब, उस 2022 वाला दे रखा है, 23 का यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, दोनों अपडेट हो गए। गांधी पीस प्राइज जून जुलाई के आसपास दिया गया है, आ सकता है क्वेश्चन, जून में दिया है गीता प्रेस को। टेस्ट सीरीज में भी कराया था मैंने, क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसमें ही बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस, 1 करोड़ रुपए प्राइस मनी मिलती है इसमें, 1 करोड़ रुपए प्राइस, मेडल और लेटर मिलता है, एक पेपर लिखा हुआ प्रशस्ति पत्र। तो 1 करोड़ रुपए, साइटेशन और प्लेक, ये 3 चीजें मिलती हैं। इंदिरा गांधी वाले में 25 लाख रुपए मिलता है, इंदिरा गांधी वाले में 25 लाख रुपए। सावन कुमार कह रहे हैं क्लास नहीं चल रही है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्लास चल रही है सभी को, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? एक स्टूडेंट लिख रहे हैं क्लास नहीं चल रही है। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? ओके। इसके बाद खेल रत्न अवार्ड, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है खेल रत्न। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है खेल रत्न अवार्ड। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये अवार्ड देती है। पिछली बार शरद कमल को मिला था,
टेबल टेनिस प्लेयर। तो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सम्मान है खेल रत्न। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था, अब इसका नाम सिंपली खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़ा सम्मान है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ही इस अवार्ड को देती है। तो पिछला वाला जब मैंने बताया था शरद कमल को मिला था, जो हमारे टेबल टेनिस प्लेयर हैं, फर्स्ट पीडीएफ में दिया हुआ है। अब नया वाला भी आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन के दोनों बड़े प्लेयर हैं। ये खेल रत्न अभी जो दिया है 2023 का भी अपडेट हो गया डाटा, 2023 का भी खेल रत्न अपडेट हो गया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनको दिया गया। तो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन क्या आ गया, इनमें ये सात्विक साईराज रंकी रेड्डी किस खेल से संबंधित हैं, या चिराग शेट्टी किस खेल संबंधित हैं, और हाल ही में क्या सम्मान मिला है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो अवार्ड है इन दोनों को दिया गया है खेल रत्न 2023 के लिए। पिछला वाला शरद कमल वही पढ़ा रखा है टेबल टेनिस के लिए। जो भी बिगिनर बच्चा है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी बिगिनर बच्चा है जीके करंट अफेयर सीक्वेंस में पढ़ना है। जीके करंट अफेयर आरोहन के जिस भी कोर्स में आप हैं उसमें फोल्डर सीधा सीधा बना हुआ है, 1 बाय 1 सारे लेक्चर खत्म करते चलने हैं, सब कुछ सिस्टमैटिक आपको मिलता जाएगा, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसमें स्टैटिक जीके भी है और करंट अपडेशन भी है, वो अपडेट करते करते फिर ये लेक्चर भी अपडेशन का पार्ट है। सीक्वेंस में चलना है, रैंडमली कहीं से भी क्लास ज्वाइन करने लगो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं कल के परसों के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, परसों का एग्जाम तो निपटा ही लो। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरओ के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए 2-4 महीने बाद, तो जीके करंट अफेयर सही तरीका क्या है, जो मैंने पढ़ाया 1 बाय 1 पढ़ते चलो पूरा। जब पूरा फोल्डर खत्म करोगे तब सारे टॉपिक होंगे। सिर्फ आप सोचोगे 1 घंटे की क्लास से पूरा जीके करंट अफेयर हो जाए, नहीं पॉसिबल है। ये आपको अच्छी तरह समझ आ रही है बात, ठीक? क्योंकि सीक्वेंस में सारी चीजें मिलती जाएंगी कि पहले सर ने अगस्त तक का पढ़ाया, फिर उसके बाद दिसंबर में अपडेट कर रहे हैं, फिर दिसंबर के लास्ट वीक में अपडेट करेंगे। तो सीक्वेंस में सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी, कुछ भी यहाँ वहां ढूंढना नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर यूट्यूब में जाके सबके लेक्चर ढूंढोगे, परेशान होगे, टाइम वेस्ट करोगे, और करंट में डेली टाइम खराब करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट। और ये जो मैराथन, एक क्लास में पूरी हिस्ट्री, एक क्लास में पूरी पॉलिटी, इन सब ट्रैप में मत फंसो, टाइम मत बर्बाद करो। शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं है, सब्जेक्ट को क्वालिटी तरीके से ही पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब कल मैं देख रहा था, कोई कह रहा है एक क्लास में हिस्ट्री पूरी, एक क्लास में पूरी पॉलिटी, बिल्कुल टाइम बर्बाद होगा, वो सिर्फ व्यू के लिए चल रहा है, ट्रैप है। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है 1 बाय 1 सब्जेक्ट करते जाइए। लाइव क्लास हम लोग 2 घंटे रेगुलर चलाते हैं, ताकि बाकी आपको अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम मिले, नोट्स आप बना सकें, प्रॉपर क्लास कर सकें, रिवीजन कर सकें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकें। तो ये मैराथन कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम को आप 4 महीने 6 महीने प्रॉपर टाइम देकर तैयारी कर रहे हो, तो मैराथन की क्यों जरूरत है? 4-6 महीने आप एग्जाम को दे रहे हो, तो उतने में सिलेबस इजिली हो जाता है। 2 घंटे रोज पढ़ो जीएस तो भी हो जाता है। तो ये अननेसेसरी मैराथन, एक क्लास में हिस्ट्री, एक क्लास में पॉलिटी, थंबनेल लगाते हैं बस यहीं से पढ़ लो, यहीं से आएगा, इन सब ट्रैप में मत पढ़ना। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए, आपको खुद पता है उससे बात नहीं बनेगी। और जो लोग 2 साल 3 साल खराब कर चुके हैं उन चीजों को देखकर, उनसे और पूछ सकते हो आप। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, एक प्लान बनाओ कि मुझे 4-6 महीने लगाने हैं तैयारी को, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, हड़बड़ी किसी भी चीज को लेकर नहीं। शॉर्टकट जैसी कोई चीज है नहीं, सबको पता है कि आपको शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट से एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, आईपीआर के क्वेश्चन मैंने करवा दिए कुमार गौतम, काफी क्वेश्चन करवा रखे हैं, पीडीएफ भी दी है, पिछला लेक्चर करवा भी दिया है। अब हर चीज आप एक एक चीज एक्सपेक्ट मत करिए स्पून फीडिंग की तरह। आईपीआर एक लेक्चर करा भी दिया है, सेक्शन की डिमांड थी, उससे पहले आईपीआर पढ़ा भी चुका हूं, क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉक्टर रवि कन्नन, एक अवार्ड होता है रमन मैग्सेसे अवार्ड, एक अवार्ड है रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड, इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। रमन मैग्सेसे अवार्ड, इसे कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज, एशिया का नोबेल प्राइज इस नाम से जाना जाता है। और यह अवार्ड देता है फिलीपींस, फिलीपींस देता है यह अवार्ड। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको हम एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं, फिलीपींस के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। 6 अलग अलग कैटेगरी हैं, सोशल सर्विस के लिए है, अलग अलग ऐसे 6 कैटेगरी बनी है यहाँ पर। तो अभी हाल ही में जिन लोगों को रमन मैग्सेसे 2022 का मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम, 23 का भी आ चुका है। तो जिन एशियन लोगों को रमन मैग्सेसे मिला है, क्या इस बार कोई इंडियन भी है इसमें? कैंसर स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर हैं रवि कन्नन, इनको दिया गया।
रवि कन्नन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, और ये अकेले इंडियन नहीं है, इससे पहले बहुत इंडियन को मिला हुआ है। जैसे मैंने बताया था, सबसे पहला रमन मैग्सेसे मिला था आचार्य विनोबा भावे। ये अवार्ड की शुरुआत 1957 में हुई थी, पहली बार 1957 में दिया गया था, और सबसे पहला दिया था विनोबा भावे को, जो भारत में सर्वोदया मूवमेंट, भूदान मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। सर्वोदया भूदान जैसे मूवमेंट चलाए थे इन्होंने, इनको पहला मिला था। इसके अलावा और भी लोग हैं जिनको रमन मैग्सेसे मिला है। किरण बेदी को मिला है, अरविंद केजरीवाल को मिला है, अंशु चतुर्वेदी को मिला है, उसके अंशु गुप्ता को मिला है। उसके अलावा एक एम्स के चतुर्वेदी थे, उनको मिला था। कई इंडियन को मिल चुका है ये अवार्ड पहले भी, ऐसा नहीं कि अकेले रवि कन्नन है, कई लोगों को मिला हुआ है रमन मैग्सेसे। तो 1957 विनोबा भावे को पहला मिला था। अभी दिया गया है डॉक्टर आर रवि कन्नन। ये काचर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है असम में, उसके डॉक्टर हैं। फ्री ट्रीटमेंट वगैरह भी लोगों का बहुत किया है इन्होंने, समाज सेवा के तौर पे काफी काम किया है, लोगों को रहना, खाना, इलाज, इस तरह के बहुत काम किया है इन्होंने। तो डॉक्टर रवि कन्नन, डायरेक्टर ऑफ द काचर कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट असम, इनको दिया गया है रमन मैग्सेसे। इनके अलावा अलग अलग कैटेगरी में और भी लोग हैं, पर वो विदेशी लोग हैं। अलग अलग कैटेगरी में 6 कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी में और भी लोगों को मिला है, पर वो विदेशी हैं। इंडियन व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रवि कन्नन, यही क्वेश्चन बनता है इस पर। ठीक है, 22 वगैरह का मैंने पढ़ा रखा है पहले। रिपोर्ट्स पढ़ाई थी मैंने पिछली बार, पीडीएफ 1 जो है उसमें कई सारी रिपोर्ट लिखी हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का क्या स्थान है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या स्थान है, करप्शन इंडेक्स में क्या स्थान है, ये सब रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ाई थी। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स 23 वाली मैंने कई सारी अपडेट करा रखी हैं, क्लास में भी अपडेट कराई हैं, कुछ पीडीएफ में भी लिखी हैं। क्लास में भी देखोगे लेक्चर जो है क्लास के, उन लेक्चर में भी कई सारे मैंने अपडेट कराए हैं। जीके करंट अफेयर की कुछ क्लासेस यूट्यूब पर भी डाली हुई हैं। अब ये लेक्चर यूट्यूब वाले बच्चे जब देखेंगे तो जीके करंट अफेयर 100% तो यूट्यूब पे नहीं है, कुछ क्लासेस यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, पूरा पूरा तो नहीं। ठीक, एक बड़ा सब्जेक्ट है वो अपने आप में। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 का पीस इंडेक्स की रिपोर्ट आ गई है। शांति, विश्व शांति के मामले में हमारा क्या स्थान है, 163 में से हम 126 पर है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स का आंकड़ा अभी जो जारी हुआ है, इंडिया की रैंक कितनी है? 22 वगैरह पढ़ा रखी है रिपोर्ट मैंने, 22 में जब आई थी। 23 वाली जो रिपोर्ट आई है, इंडिया 126 है 163 में से। मोस्ट पीसफुल कंट्री पिछले बार भी आइसलैंड था, अभी भी आइसलैंड है। 2008 से लगातार आइसलैंड टॉप पर है पीस इंडेक्स के मामले में, शांति सूचकांक में। तो आइसलैंड नंबर 1 पर, इंडिया 126 है 163 में से। और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कंट्री अफगानिस्तान। तो आइसलैंड नंबर 1, डेनमार्क नंबर 2, आयरलैंड नंबर 3। पीसीएस में कैसे पूछ देगा, टॉप 3 नाम पूछ देगा कि टॉप 3 कंट्री बताइए ये हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा पीसीएस में। तो आइसलैंड नंबर 1, डेनमार्क नंबर 2, आयरलैंड नंबर 3। और लीस्ट पीसफुल, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन अफगानिस्तान, उसके बाद यमन, सीरिया। सिविल वॉर की स्थिति है यमन सीरिया में, तो सिविल वॉर। तो नंबर 1 पे अफगानिस्तान, उसके बाद यमन, फिर सीरिया। टॉप 3 तो याद रख सकते हैं, टॉप 3 और लोवेस्ट 3, बॉटम 3। इंडिया की रैंक 126, 163 में से। अफगानिस्तान लीस्ट पीसफुल, और आइसलैंड मोस्ट पीसफुल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें और क्या रिपोर्ट आई है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह तो 23 की पढ़ा रखी है मैंने। इंडिया के नेबरिंग कंट्री में पीस में क्या स्थिति है, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, अमेरिका, पाकिस्तान, इनकी रैंकिंग ये है। अगर नेपाल, चाइना, श्रीलंका, इनकी सिचुएशन जाननी है, ये रैंकिंग भी लिख दिया है इनका। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आईपी में भी पढ़ाया था मैंने, करंट में भी पढ़ाया था, इंडिया 140 रैंक ही रिटेन किए हुए है। 23 का भी जो डाटा है, इंडिया की रैंक 40 ही है, 132 में से 40 रैंक पर हम हैं। और नंबर 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड। कई साल से स्विट्जरलैंड ही नंबर 1 है, नंबर 2 स्वीडन, नंबर 3 यूएस। इनोवेशन के मामले में 132 कंट्री में से हम 40 नंबर पे हैं। स्विट्जरलैंड नंबर 1, स्वीडन नंबर 2, अमेरिका नंबर 3। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भुखमरी के मामले में अभी ये रिपोर्ट बड़ी न्यूज में थी, इंडिया ने सीधे सीधे इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। इंडिया में मिनिस्टर्स वगैरह से रूलिंग पार्टी ने क्या कहा कि बकवास रिपोर्ट है, सिर्फ इंडिया को डिफेम करने के लिए रिपोर्ट जारी की जा रही है, ये यूरोप की चाल है इंडिया को डिफेम करने के लिए।
तो जिन रिपोर्ट में अच्छी रैंकिंग है उसको तो नहीं कह रहे, जहां रैंकिंग खराब है तो उसको इंप्रूव करने की बजाय कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है। कई जगह जहां रिपोर्ट में अच्छे नंबर हैं उस पर नहीं बोला जा रहा, जहां खराब नंबर है उसमें जो एजेंसी रिपोर्ट जारी कर रही है उसी को या यूरोप की कॉन्स्पिरेसी बोल दी जा रही है। तो भूखमरी और सीधी सीधी बात है, आप खुद कह रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, 140 करोड़ की जनता में 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं, तो रिपोर्ट झूठी कैसे है? ये तो गवर्नमेंट खुद कह रही है ना, 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन बांटते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का जो आंकड़ा है, इंडिया 107 था पिछली बार, अब और पीछे हो गया 111, 111 नंबर पे हो गया। भूखमरी के मामले में 107 से हम 111 पे चले गए हैं 125 कंट्री में से। 125 कंट्री के आंकड़े जारी हुए जिसमें से हम 111 पे पहुंच गए। लास्ट टाइम हम 107 थे, 4 रैंक और पिछड़ गए। इतनी गरीबी भूखमरी है, जबकि हमारे नेबरिंग कंट्री हमसे अच्छी सिचुएशन में। तो इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन भी तो है, 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट खुद कह रही है। तो पाकिस्तान 102 पर है, बांग्लादेश 81 पर है, नेपाल 69 पर है, श्रीलंका 60। ये इनकी सिचुएशन हमसे बेटर है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो आंकड़े ही गलत है। और अच्छी रैंकिंग में ये टॉप कंट्री ये लिखे हैं और जो लोवेस्ट हैं वो भी लिख दिए हैं। बेलारूस, बोस्निया हजरेगोविना, चिली ये टॉप रैंक है, मतलब भूखमरी यहाँ कम है। यमन, मेडागास्कर ये सब बॉटम लेवल पे हैं। कौन जारी करता है ये सब पहले भी बताया हुआ है, 22 की रिपोर्ट बताई थी जब। एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक का नाम है वेल्ट हंगर हिल्फ। एनुअली ये रिपोर्ट आती है, जो 2 एनजीओ हैं यूरोप के, एक का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक है वेल्ट हंगर हिल्फ, ये मिलकर जारी करते हैं। 4 पैरामीटर लिए जाते हैं इसको निकालने के लिए, वो सब पिछली क्लास में बता रखा है हमने। 2022 की रिपोर्ट फर्स्ट पीडीएफ में देखोगे क्या क्या पैरामीटर वगैरह लिए जाते हैं, वो सब उस वीडियो में समझा रखा है मैंने। नई रिपोर्ट आ गई है, बस ये अपडेट करना है। बैकग्राउंड बताया हुआ है क्या क्या पैरामीटर लिए जाते हैं। स्टेंटेड ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो सब पैरामीटर लिए जाते हैं। कैसे पता लगता है भुखमरी है, तो वो पैरामीटर वगैरह जो है, अंडर नरिशमेंट वगैरह सब बताया हुआ है। यहाँ सिर्फ अपडेशन देखना है कि नई रिपोर्ट में हमारा क्या स्थान है। नई रिपोर्ट में 4 रैंक हम और पीछे हो गए, ठीक है। और 22 में हम 107 पे थे, 121। पीडीएफ नंबर 1 देखोगे उसमें दे रखा है टॉपिक 22 वाला। टेनिस में बताया था हमने 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं साल में। टेनिस के अंदर 4 बड़े टूर्नामेंट जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रैंड स्लैम। स्पोर्ट्स में पढ़ा रखा है, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। टेनिस में 4 टूर्नामेंट होते हैं, इनको हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, सबसे बड़ा इवेंट। सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले होता है साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहला टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में होता है। ये सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है मेलबर्न। इसके बाद दूसरा आता है फ्रेंच ओपन, जिसको हम रोलैंड गैरस के नाम से भी जानते हैं। इसी का दूसरा नाम है रोलैंड गैरस, रोलैंड गैरस। तीसरा होता है विंबलडन, सबसे पुराना है ये इन चारों में। विंबलडन लंदन में होता है, ये लंदन में होता है। उसके अलावा चौथा है यूएस ओपन, यूएस ओपन। ये 4 टूर्नामेंट है, सीक्वेंस भी यही है। सबसे पहले साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरुआत होती है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। जिसमें से फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट के ऊपर, मिट्टी का कोर्ट होता है वो, ये खेला जाता है क्ले कोर्ट। इसका बहुत बड़ा चैंपियन कौन रहा? राफेल नडाल, लंबे समय तक। विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर, तो ग्रास कोर्ट के ऊपर सर्विस होती है, सबसे तेज होती है, सबसे तेज कोर्ट होती है ग्रास। और ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट के ऊपर, मतलब फर्श के ऊपर। ये दोनों होते हैं हार्ड कोर्ट पर। तो ये 4 टूर्नामेंट है साल में टेनिस में, बड़े इवेंट जो होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, इन्हें कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है अभी तक नोवाक जोकोविक, 24 जीत चुका है वो। नोवाक जोकोविक सर्बियन प्लेयर है, सर्बिया का प्लेयर नोवाक जोकोविक, 24 अभी तक ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। राफेल नडाल 22 जीते हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं, 22 जीते हैं। जोकोविक सर्बिया का है, 24 जीत चुका है, वो टॉप पर है इस समय। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, जो बच्चे पढ़ चुके हैं स्पोर्ट्स पहले, ये सब बता रखा था। सबसे पुराना इवेंट इनमें से कौन है? विंबलडन।
सबसे ओल्डेस्ट इसमें से ग्रैंड स्लैम है विंबलडन, ओल्डेस्ट टूर्नामेंट। मैक्सिमम प्राइज मनी किसमें होती है? सबसे ज्यादा प्राइज मनी होती है अमेरिकन ओपन में, न्यूयॉर्क में होता है ये, न्यूयॉर्क में खेला जाता है और मैक्सिमम प्राइज मनी इसमें होती है। सबसे ज्यादा प्राइज मनी न्यूयॉर्क, इसमें यूएस ओपन में। ये चारों ही टूर्नामेंट 5 कैटेगरी में होते हैं, मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, मैन डबल, वुमेन डबल और मिक्स। मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, मैन डबल, वुमेन डबल और मिक्स डबल्स। अब कोई इंडियन ज्यादातर डबल्स कैटेगरी में कोई जीतते हैं, तो फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंडियन अगर कोई जीता है और वो डबल्स कैटेगरी में अक्सर जीतते हैं, तो डबल्स कैटेगरी वाला फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर इंडियन जीता है। बाकी इन जनरल आपको मैन और वुमेन सिंगल तो याद रखने पड़ते हैं। मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, ये तो क्वेश्चन पूछता ही है कोई जीता हो। और डबल्स में अगर कोई इंडियन जीता है तब एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक, स्टेट पीसीएस में तो ये भी पूछ लेगा हराया किसको ये बताओ, विनर ना पूछे, जिसको हराया है वो बता दो, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो इस साल के इवेंट हुए हैं 22 के मैंने पढ़ा दिए थे, 23 वाले मैंने अपडेट कर दिए इसमें। टेनिस ग्रैंड स्लैम 23 में जो हुए हैं, साल का सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, नोवाक जोकोविक ने जीता और स्टीफेनोस सिसिपस ग्रीस का, इसको हराया है। जोकोविक जीता है, स्टीफेनोस को हराया है। जो जीता जो हारा दोनों क्वेश्चन है, जो हारा है जो जीता है दोनों क्वेश्चन है। अभी एसएससी जेई में शायद मैं हमेशा लिखता हूं कि हराया किसको था, जेई में या किसी एक सेट में क्वेश्चन आ गया था जिसको हराया वो बताओ, और ये पढ़ा के भेजा था कि जो जीता है वो भी पूछता है, जिसको हराया है वो भी पूछता है। तो मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, ये दो तो याद रखना जरूरी है। डबल्स में केवल तब जब कोई इंडियन जीता हो। ठीक है, तो मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम, जोकोविक जीते, स्टीफेनोस ग्रीस का प्लेयर उसको हराया। पीसीएस वगैरह में या एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछ लेगा इस प्लेयर का कंट्री कौन सा है। रोजर फेडरर जैसे रिटायर हुए कुछ समय पहले, तो कहाँ के प्लेयर थे? स्विट्जरलैंड के थे। नडाल कहाँ का है? स्पेन के हैं। जोकोविक कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन। तो मैं हमेशा देखो प्लेयर के साथ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि कौन कहाँ किस कंट्री के हैं, पुरानी पीडीएफ में मिल जाएगा। वुमेन सिंगल कैटेगरी में इस समय ये अच्छा परफॉर्म कर रही है कई टूर्नामेंट में, एरिना सबलेंका, बेलारूस की प्लेयर है। अरेना सबलेंका बेलारूस की प्लेयर है, ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। और एलेना रिबाकीना को हराया है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। फ्रेंच ओपन में जोकोविक जीते हैं, कैस्पर रूड को हराया है, नॉर्वे का प्लेयर है। मेन सिंगल में जोकोविक जीते, कैस्पर रूड को हराया। वुमेन सिंगल में पोलैंड की प्लेयर है ईगा स्वियातेक, कैरोलिना को हराया है, चेक रिपब्लिक की प्लेयर को। तो फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन कौन जीते, किसको हराया? मेन सिंगल, वुमेन सिंगल। डबल्स केवल तब याद करना है जब कोई इंडियन जीता हो। विंबलडन 2023, कार्लोस अल्काराज, ये प्लेयर काफी चर्चा में है इस समय। पिछली बार हार गया था, अब इसने विंबलडन में हरा दिया जोकोविक को। स्पेन का प्लेयर है, अब कंट्री पूछ सकता है इसका। कार्लोस अल्काराज का स्पेन का प्लेयर है, स्पेन का ही नडाल, स्पेन का ही कार्लोस अल्काराज। ये प्लेयर लगातार चर्चा में बना हुआ है। जोकोविक को हराया है कार्लोस अल्काराज। और वुमेन सिंगल में मार्कीता, ये नई प्लेयर आई है, ये जीती हैं। ओन्स जेबुआ ट्यूनिशियन प्लेयर को हराया। विंबलडन इस बार का कार्लोस अल्काराज जीते, जोकोविक हारा। वुमेन सिंगल में ये है। क्लियर है? विंबलडन, इसके बाद चौथा और अंतिम होता है साल का यूएस ओपन। साल का चौथा और अंतिम इवेंट होता है यूएस ओपन। प्राइस मनी सबसे ज्यादा होती है इसमें। जोकोविक जीते और ब्रिटिश प्लेयर है मेदवेदेव, उसको हराया है। जोकोविक जीते हैं और यूके का प्लेयर है मेदवेदेव, डैनियल मेदवेदेव, उसको हराया। और वुमेन सिंगल में अमेरिकन प्लेयर है कोको गॉफ, अरीना सबलेंका को हराया। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम आज तक जोकोविक जीता 24। पिछले वाले जब मैंने पीडीएफ बनाई थी तो 22 था, 2 और जीत चुका है अभी। तो अभी जो इस साल 2 जीता है 24 हो गया नंबर, अपडेट कर दिया है मैंने। नडाल 22, फेडरर 20। फेडरर रिटायरमेंट ले चुके हैं, स्विट्जरलैंड के प्लेयर। फीमेल कैटेगरी में मार्गरेट कोर्ट 24 जीती थी, सेरेना विलियम 23, स्टेफी ग्राफ 22। यूनेस्को दुनिया में हेरिटेज को, क्रिएटिव सिटीज को के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाता है। तो यूनेस्को हेरिटेज में कौन कौन है बता चुका हूं मैं। 42 साइट हमारी ऐसी हैं जो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल हो चुकी हैं, जिसमें 2 लेटेस्ट साइट हमने बताई थी आपको। एक साइट
शांति निकेतन, और एक बताया था होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल। 42 साइट हमारी अभी तक यूनेस्को में शामिल हो चुकी हैं। उसके अलावा यूनेस्को एक लिस्ट बनाता है क्रिएटिव सिटीज के नाम की लिस्ट, क्रिएटिव सिटीज के नाम पे। जैसे पिछली बार श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी में रखा था कुछ टाइम पहले, अब यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी वाले में कौन से 2 नए शहर जोड़े गए हैं, ग्वालियर और कोझिकोड। यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी की लिस्ट आती है, उसमें इंडिया के कौन से 2 नए सिटी जुड़े हैं। क्या ये अकेले सिटी हैं जो जुड़े? नहीं, इससे पहले श्रीनगर वगैरह को भी जोड़ा जा चुका है। इस साल जो नए 2 जुड़े हैं उनमें ग्वालियर है और कोझिकोड है, ये 2 नए सिटी जुड़े हैं। ठीक है, तो रिसेंटली यूनेस्को ने 55 नए सिटी पूरी दुनिया से लिस्ट बनाई है, जारी की है। इंडिया की तरफ से 2 सिटी जोड़े गए हैं, केरला का कोझिकोड जो लिटरेचर के लिए बड़ा फेमस माना जाता है, और ग्वालियर का मध्य प्रदेश का ग्वालियर जो म्यूजिक के लिए बड़ा फेमस है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर जो कि म्यूजिक के लिए फेमस है। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लिस्ट में इंडिया के 2 नए सिटी जोड़े गए हैं, कोझिकोड केरला लिटरेचर सिटी, और मध्य प्रदेश ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक। बाकी इंडियन सिटी जो पहले भी शामिल हो चुके हैं, जयपुर इस लिस्ट में पहले शामिल हो चुका है, बनारस शामिल हो चुका है, चेन्नई शामिल हो चुका है, और लास्ट टाइम 21 के लिए श्रीनगर हुआ था शामिल, 21 के लिए श्रीनगर को जोड़ा गया था इसमें। अब श्रीनगर से ऊपर ये क्वेश्चन आएगा, कोझिकोड और ग्वालियर क्रिएटिव सिटी में यूनेस्को में जोड़ा गया है। कैजिंद के नाम से अभी दो कंट्री के बीच डिफेंस एक्सरसाइज हुई, इंडिया की आर्मी और एयरफोर्स और कजाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स, इन लोगों ने युद्ध अभ्यास किया है। तो कैजिंद 2023 नाम से कई सारे युद्ध अभ्यास होते हैं ना, जैसे वरुण, इंद्र, गरुण, ऑपरेशन मालाबार, इस तरह से कई सारी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। तो कई सारी डिफेंस एक्सरसाइज जो होती हैं उनमें कैजिंद 2023 अभी हुई है इंडिया कजाकिस्तान के बीच। जैसे नोमैडिक एलिफेंट एक एक्सरसाइज होती है इंडिया मंगोलिया के बीच। डिफेंस में पूरी लिस्ट पढ़ाई है मैंने, कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज है। इंडिया नेपाल के बीच सूर्य किरण होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच ऑसिनडेक्स होता है, सिंगापुर इंडिया के बीच सिम्बेक्स होता है, श्रीलंका इंडिया के बीच स्लिनेक्स, कई सारी एक्सरसाइजेज है। अभी जो हाल में हुई है अक्टूबर में कैजिंद 2023 इंडिया कजाकिस्तान के बीच। इंडिया मोबाइल कांग्रेस अक्टूबर 27 पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया है। एक आयोजन हुआ प्रगति मैदान नई दिल्ली में, एक आयोजन हुआ है प्रगति मैदान नई दिल्ली में 5G टेक्नोलॉजी वगैरह के लेकर चर्चा। तो क्या था इस इवेंट का थीम था, ये था इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब पार्टी की बात नहीं है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का मतलब है एक मीटिंग कराई गई है टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो नई दिल्ली में आयोजन हुआ इसका। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेशन किया, इंडिया मोबाइल कांग्रेस दिल्ली में आयोजित हुआ है। थीम रखा गया था ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, जिसमें 5G टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल कैसे एक्सप्लोर किया जाए, ऐप डेवलपमेंट कैसे किया जाए, मतलब ग्लोबल डिमांड को देखते हुए भारत का रोल कैसे हो सकता है, भारत की जरूरतें क्या है, ग्लोबल स्केल को देखते हुए, ग्लोबल लेवल को देखते हुए भारत की क्या जरूरतें हैं, भारत किन चीजों को और एक्सप्लोर करे। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कराया गया कि इंडिया की जरूरतें जो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, मोबाइल टेक्नोलॉजी, 5G और इससे संबंधित टेक्नोलॉजी, उसमें इंडिया कैसे ग्रो करे कि वर्ल्ड के साथ कंपटीशन में बना रहे। अभी एक आयोजन हुआ, एक ये हरिमऊ शक्ति एक एक्सरसाइज हुई है, हरिमऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच आर्मी एक्सरसाइज, हरिमऊ शक्ति ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया मलेशिया के बीच अभी जल्दी। सब करंट के क्वेश्चन है ये। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है फिशरीज संबंधित, मछलियों संबंधित, अहमदाबाद में हुई है। फिशरीज संबंधित जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कशन के लिए कॉन्फ्रेंस हुई है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई गई है 2023 में फिशरीज रिलेटेड अहमदाबाद में, जिसका थीम रखा गया था सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। एक्वाकल्चर वेल्थ, एक्वाकल्चर क्या है, ओशियन हमें जो चीजें दे रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मछली, सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने भी अभी एक नेवल एक्सरसाइज की है आपस में, दोनों देशों के नेवी, दोनों यूरोपियन यूनियन तो कई कंट्रीज का ग्रुप है और इंडिया, इन सब की नेवी मिलकर अभ्यास किया है गल्फ ऑफ गुनी,
गुनी अफ्रीकन कंट्री है गुनी, तो गल्फ ऑफ गुनी में 24 अक्टूबर को अभ्यास हुआ नेवी का, जिसमें इंडिया भी शामिल था और यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री हैं वो भी शामिल थे। नेवी वाली जो फोर्सेज हैं इंडिया की और इन देशों की, उन लोगों का एक्सरसाइज था गल्फ ऑफ गुनी में। ये पहली बार ज्वाइंट एक्सरसाइज की है इन्होंने नेवल। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने फर्स्ट एवर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज की है गल्फ ऑफ गुनी में, 24 अक्टूबर 23 गल्फ ऑफ गुनी में आयोजन किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया, फूड रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुई है अभी, वर्ल्ड फूड इंडिया, फूड रिलेटेड कॉन्फ्रेंस, अलग अलग देशों का भोजन वोजन। तो इसमें क्या है, किस मंत्रालय ने ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इसका आयोजन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन क्या बनता है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कहां पर आयोजन हुआ? दिल्ली में। किस मंत्रालय ने ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2000, जैसे क्वेश्चन आता है डिफेंस एक्सपो कहां हुई, है ना, ऐसे ही पूछ लेगा वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम कहां हुआ। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 दिल्ली में आयोजन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने आयोजन किया है, पीएम ने इनॉग्रेशन किया। अपार नाम से क्या है? वन स्टूडेंट वन आईडी, वन स्टूडेंट वन आईडी, जिससे उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस वगैरह पूरी एकेडमिक जर्नी में कैसी रही है उसका पूरा डाटा हम आसानी से मेंटेन कर सकें। अपार नाम से एक डिजिटल कंसेप्ट शुरू किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, जैसे वन स्टूडेंट वन आईडी, मतलब वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी हो, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, कि सारा डाटा लॉगिन करके स्टूडेंट की पूरी जानकारी मिल जाएगी, फर्जीवाड़ा ना हो सके। तो अपार नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। क्वेश्चन क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो साइंस रिसर्च एजुकेशन उनको लेकर पहले भी हमने कई सारे प्रोग्राम शुरू किए थे। पहले भी हमने कई सारे प्रोग्राम शुरू किए थे या उसके बताए थे, किरण प्रोग्राम, निधि प्रोग्राम, उसके अलावा स्वयं योजना, स्वयं एजुकेशन के लिए है, जिज्ञासा प्रोग्राम, ये कई सारी चर्चा हुई थी पहले। तो अपार क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसको वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम नाम से भी जाना जा रहा है। क्या पर्पस है? स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी और अचीवमेंट का बेटर ट्रैकिंग हो सके, स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी और अचीवमेंट का बेटर ट्रैकिंग हो सके, अपार का ये पर्पस है। ठीक है, मतलब वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम का नाम है अपार, इसके फुल फॉर्म क्वेश्चन है ये। डिफेंस एक्सपो 2023 गांधीनगर गुजरात आयोजन होगा, गांधीनगर गुजरात। एक क्वेश्चन ये बताइए, ओटीटी, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो होते हैं, ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? अखिलेश, डेनिल मेदवेदेव, रशिया, सही है। मैंने क्या बता दिया? यूके बोल दिया शायद, वो एंडी मुरे दिमाग में आ गया था, रुको एक मिनट। एंडी मुरे जो है वो यूके का प्लेयर है, ये जरा करेक्ट कर लेना। डेनिल मेदवेदेव जो है रशियन प्लेयर है, मैंने शायद यूके लिख दिया, दिमाग में ये आ गया। डेनिल मेदवेदेव ये रशिया का प्लेयर है। ये चीजें इस बात का इंडिकेशन है कि पढ़ाते हुए अब उम्र हो गई है, रिटायरमेंट का समय नजदीक है। इससे ये पता चलता है कि लाखों बार पढ़ाया हुआ और फिर दिमाग से उतर जा रहा है, एंडी मुरे दिमाग में आ रहा है। रशिया का प्लेयर है ये मेदवेदेव, करेक्ट अखिलेश। डेनिल मेदवेदेव रशिया का है, एंडी मुरे जो है वो यूके का है, करेक्ट है। अब ये ठीक कर लेना जरा, ये गलत लिखवा दिया था मैंने, यूके नहीं है, मेदवेदेव रशियन प्लेयर है, एंडी मुरे वो यूके का है। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना बच्चे, गलत है वो। मेदवेदेव जो है रशिया, एंडी मुरे यूके। ओटीटी का मतलब ओवर द टॉप, करेक्ट है। ओटीटी की फुल फॉर्म है ओवर द टॉप, इसका फुल फॉर्म नोट कर लो, ओवर द टॉप। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में ही पूछ सकता है,
अलग अलग एग्जाम के इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू में पूछ लेगा, अगर आप लिखोगे ना हॉबी में वॉचिंग मूवीज, आप लिखोगे वॉचिंग मूवीज, तो वॉचिंग मूवीज में कहेगा आजकल जो ओटीटी का बहुत ट्रेंड चल रहा है, ओटीटी का मतलब बताइए, ऐसे ही पूछ बैठेगा, हॉबी से क्वेश्चन निकाल लेगा ओवर द टॉप। जो सराउंडिंग में चीजें चल रही होती हैं, बार बार नाम, जैसे चैट जीपीटी, मैंने बोला ना कि चैट जीपीटी में फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसी तरह से एक अभी अब दिल्ली में पॉल्यूशन का इशू है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो निकाला जाता है, इसकी वैल्यू 400 500 ऐसे जा रही है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए दिल्ली ने इसको कंट्रोल कैसे करें, दिल्ली का जो प्रोग्राम है ग्रैप, ग्रैप फर्स्ट लेवल, ग्रैप सेकंड लेवल, जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा ग्रैप की अगली स्टेज को इंपोज कर देंगे। कम पॉल्यूशन है ग्रैप 1, ज्यादा पॉल्यूशन है ग्रैप 2, और ज्यादा ग्रैप 3, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप ग्रैप के लेवल को बढ़ाते जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन और बढ़ाते जाते हैं। तो ग्रैप का मतलब फुल फॉर्म क्या है ये बताइए, ग्रैप का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन, ये वर्ड याद रखना, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ओटीटी का फुल फॉर्म शुभम, ये नेटफ्लिक्स वगैरह क्या है, ओटीटी वाले प्लेटफॉर्म तो है ये। क्लियर है। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं अभी। अब एग्जाम जो अभी है 21 दिसंबर, ये आपका CGPTTM वाला है, काफी पढ़ चुके हैं इसके लिए, एप्टी, रीजनिंग, टेस्ट सीरीज, पूरा जीके करंट अफेयर पहले पढ़ चुके, कुछ अपडेशन भी करा दिया, क्वेश्चन भी दे दिए, क्वेश्चन कराए भी थे पहले, साइंस के भी क्वेश्चन कराए थे, आईपी पढ़ चुके हो, तो अब बिल्कुल फ्री माइंड होकर, कोई प्रेशर नहीं लादना सर पे, आराम से पेपर में जाओ। निगेटिव 0.25 जो उन्होंने पहले रखा है, तो 0.25 मेंटेन रहेगा, क्योंकि पिछले पैटर्न को चेंज तो नहीं कर रहे हैं ये, एनटीए तो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्था है, पैटर्न तो वही वाला है। तो 0.25 नेगेटिव देख लेना, वो उसमें ऊपर लिखा भी होगा, और बाकी पिछला वाला ही मेंटेन किया है इन्होंने। तो एप्टी हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस, आईपी, जब पेपर करो तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको पहले कर लेना, और तुक्का उन पे लगाना जिनमें 80% से ऊपर श्योरिटी हो, निगेटिव ज्यादा मत करके आना, निगेटिव मार्किंग 0.25 लिखेगा वो, और पिछले में 0.25 ही था, तो ज्यादा नेगेटिव मत कर देना, ऐसा मत कर देना, क्योंकि सबके लिए टाइम कम है, टाइम तो कम तो नहीं है, देखो टाइम तो बहुत मिला है एग्जाम के लिए, पर यह है कि सर 11 को पता चला तो रिवीजन हम उस स्पीड से नहीं कर पाए जो हम सोच रहे थे। तो ये तो बार बार कहा जा रहा है कि टाइम तो बहुत मिला है इस एग्जाम को लेकर, कई लोग रिवीजन कर पाए, कुछ की रिवीजन कम होगी, पर नेगेटिव ज्यादा मत करके आना, नेगेटिव ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम है। अच्छा खासा पेपर बन रहा होगा, सभी के साथ स्थिति वही है, पर जो नेगेटिव ज्यादा कर देगा वो फिर बाहर होगा, नेगेटिव ही बचाना है इसमें। 80% से ऊपर श्योरिटी लग रही है तो अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, भाई ए और बी में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ए होगा तो टिक करोगे, पर हेड टेल करके आंसर निकाल रहे हो, या 5 क्वेश्चन लगातार बी लगा देता हूँ एक आध ठीक हो जाएगा, ये रॉकेट साइंस मत लगाना। जितना बन रहा है अपने पे कॉन्फिडेंस रख के उतना करके आओ, निगेटिव ज्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत निगेटिव होगा वो होता ही है, बहुत ज्यादा तुक्का मत लगाना। कहने का मतलब ये है कि बाद में पता लगा कट ऑफ कम गई, फिर बड़ा रिग्रेट करोगे कि 5-6 क्वेश्चन निगेटिव कम करता तो कट ऑफ निकल जाती। कई लोग होते हैं 1-1 2-2 नंबर से बॉर्डर पे रुकते हैं, तो इस चीज को ध्यान देना। और अगला पेपर है इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला, 27 को है ना वो, एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला 27 के आसपास है, एक आध करंट की क्लास में और ऐड कर दूंगा, अब CGPTTM के लिए जरूरत नहीं है, एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों के लिए एक आध लेक्चर में और ऐड कर दूंगा। फिलहाल कल से हिस्ट्री कंटिन्यू होगा ऐप के ऊपर, हिस्ट्री जो आरोहण एजुकेशन ऐप पर चल रहा था, हिस्ट्री कल से कंटिन्यू होगा। गांधीयन फेज शुरू करेंगे, 20 तारीख को भी वही होगा, 21 को भी वही होगा, गांधीयन फेज वाला टॉपिक चलेगा अभी, ठीक है। और बाकी जो जो सब्जेक्ट हो चुके हैं, जो नए लोग बच्चे ज्वाइन किए हैं आरोहण पर, जो नए बच्चे हैं वो एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते चलो, पॉलिटी हो चुका, ज्योग्राफी हो चुका, कई सारे लेक्चर अवेलेबल है, तो उनको कवर करते चलिए एक एक करके, जीके करंट अफेयर है, एनवायरमेंट है, इतना कुछ कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद फिर अगले 2 बड़े एग्जाम आपके, यूपी PSC RO और CSIR, फरवरी में दोनों पेपर। इसके बाद अगला एग्जाम RO वाला और CSIR, अब अगला फोकस हमारा उस पर रहेगा। फिर स्टेट PCS यूपी का जो बैच चल रहा है, तो जो कॉमन सब्जेक्ट है वो करते चलिए, जो जो अलग अलग सिलेबस है फिर वो फोकस करना है हमें, ठीक है। चलो क्लास इतना ही रखते हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।